हर रोज़ घर पे फ़ोन करता तो कुछ नया सुनने को मिलता था, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तू मर क्यों नहीं जाता? तेरा हो तो रहा है नहीं। तो मैं उस टाइम पे पापा को बोलना चाहता था कि मैं नहीं चाहता मेरा सिलेक्शन हो, मैं नहीं चाहता मैं डॉक्टर बनूँ। मैं पढ़ता नहीं क्या? आप मेरा कंपैरिज़न और बच्चों के साथ क्यों करना चाहते हो? तो ये सब मैं बोल नहीं पाया, साथ में दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी, मीटर रीडिंग, यानी कि गाँव में घर-घर जाकर बिजली के बिल देना और वहाँ मीटर की रीडिंग लेके आना। मुझे पता था ये काम बहुत हार्ड है। गर्मियों में घर-घर जाना और घूमना। मैं कुछ नहीं कर सकता था। बच्चे हैं ना, पूरा-पूरा साल लगे रहते हैं, उनसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और मैं 2 महीने में कैसे कर लेता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित पांचाल है। मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल है मोहित पांचाल के नाम से, जहाँ पर मैं नीट वाले बच्चे को मोटिवेट और गाइड करता हूँ और साथ में ही मेरा मतलब कि एमबीबीएस लाइफ़स्टाइल पे ब्लॉग डालता हूँ। मैं हरियाणा हिसार के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फ़ैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरे घर में मैं, पापा, मम्मी, भाई, भाभी और छोटी-सी प्यारी-सी गुड़िया है। वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। पापा जी के 5 भाई हैं, यानी कि पापा और 6 भाई हैं और पापा ही जिसमें से थोड़े पढ़े-लिखे हैं। 10th पास आउट है और गाँव में डॉक्टर हैं। मम्मी मेरी 10th पास आउट है और एएनएम है, हेल्थ डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और 6 के हम 10 भाई और 10 बहन हैं, जिसमें सबसे छोटा मैं हूँ। तो पाँचों ताऊ जी और पापा जी का सपना था कि हम में से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पे हो। तो मेरे से जितने भी बड़े थे, तो इतना कुछ ख़ास नहीं कर पाए, तो सारी ज़िम्मेवारी हम 2 भाइयों पे आ जाती है, मैं और एक मेरा बड़ा भाई। और उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट डिसाइड नहीं था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पापा गाँव में डॉक्टर हैं, तो मैं मैक्सिमम टाइम पापा के साथ रहता था। तो प मैं देखता था कि पापा कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, कैसे उनको दवाइयाँ देते हैं, तो मेरे को वहाँ पे इंटरेस्ट आने लग गया था। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन पेशेंट आता है पापा के पास और उसने पहले भी ट्रीटमेंट लिया होता। उस टाइम पे पापा को उसने पैसे नहीं दिए थे। तो मैं सब देख रहा था उस टाइम पे। तो मैंने पापा को बोला कि ये पहले भी आया था और इसने आपको पैसे नहीं दिए हैं। तो उस टाइम पापा ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, इसको अभी मेरी ज़रूरत है, तो मेरे पास आया है। पैसे होते तो ये अच्छे हॉस्पिटल में जाता। कुछ होप लेके आया कि मैं ठीक कर दूँगा। मेरी आत्मा नहीं मान रही, मैं इसको मना कर दूँ। उस टाइम मैं पापा से मोटिवेट होकर कि मैं भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूँगा, ऐसे ही गरीब लोगों की सेवा करूँगा। तो पापा चाहते थे कि मैं उनकी तरह नहीं, मैं एक एमबीबीएस अच्छा डॉक्टर बनूँ। उसके लिए मेरे को गाँव से बाहर जाना था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होता है। तो उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि मेरा बड़ा भाई है, उस उसका भी हक है कि बाहर जाए, पढ़े-लिखे, कुछ करे। तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो? तो भाई ने उस टाइम पे मना कर दिया मेरे ड्रीम के लिए। तो पापा पूछते हैं उससे, वो मना कर देता है। बोला छोटे को भेज दो, इसको अपना ड्रीम पूरा करने दो। तो मेरे को हिसार भेजा जाता है कोचिंग के लिए। उसी टाइम हमें कोचिंग में पता लगता है कि एमबीबीएस करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट, और ये कैसे करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, वहीं कोचिंग में जाके पता लगता है। और पापा-मम्मी मेरा एडमिशन करा के कोचिंग में चले जाते हैं और मेरा रियल स्ट्रगल यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर रह रहा था, शहर में आया था, सब कुछ नया-नया दिख रहा था। मेरे को शहर की लाइफ़ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी और यहाँ पर मेरे को ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे किसी मैं जेल में बंद हूँ, पिंजरे में बंद हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत एडवांस लेवल के और मेरे कोचिंग में सब कुछ सर से ऊपर से जा रहा था और बहुत डर लगता था कोचिंग में, कोई डाउट भी आ जाता था, टीचर हाथ नहीं खड़ा करता, डर लगता था। कहीं ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लूँ कि सब बच्चे मेरे पे हँसने ना लग जाएँ। तो मैं चुपचाप कोने में बैठा रहता, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। फिर भी मैं मेहनत अपनी डबल कर देता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ। स्टार्टिंग में कोचिंग में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और मेरे कम मार्क्स बनते हैं, जिससे मैं पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। समझ नहीं आता किससे पास जाऊँ, किससे क्या पूछूँ? क्योंकि फैमिली में कोई और रिलेटिव में कोई नहीं था जिसने पहले नीट क्रैक किया हो और उससे मैं कुछ पूछूँ। मम्मी-पापा को जितनी भी नॉलेज थी, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कर दी थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं लगा रहा। मेहनत मैंने डबल कर दी और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें मेरे कम मार्क्स बनते हैं और मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। और घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे मेरा पढ़ाई में बिल्कुल सी मन ही उतर गया था पढ़ने से। साथ में ही मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। हर रोज़ घर पे कॉल करता तो कुछ नया सुनने को मिलता था, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। जैसे स्टार्टिंग में जिस डेडिकेशन से पढ़ रहा था, रातों-रात
उस डेडिकेशन से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं ओवरथिंकिंग करने लग गया था। सोचता रहता था कुछ भी, घर पे क्या चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, उस वजह से मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा था। और 2019 नीट पास आ जाता है और मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा था लास्ट टाइम पे। जब नीट दे के आ जाता हूँ तो मैं रह जाता हूँ। उस टाइम पे मैं पूरा डिप्रेस फ़ील करता हूँ खुद को और रोने लगता हूँ फुल, क्योंकि पहली बार मैंने किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी और वो मेरे को मिलनी नहीं थी। मैं 5-10 मार्क्स से रहा था और मैं बहुत रोता हूँ। उस टाइम पर मम्मी पापा आते हैं और मेरे को समझाते हैं। बोलते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और फिर मैं दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। और अब की बार सोचता हूँ कि सेल्फ करूँगा और हिसार चला जाता हूँ वापस से, पीजी जॉइन कर लेता हूँ और लाइब्रेरी जॉइन कर देता हूँ और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, 6-7 महीने सब कुछ सही चल रहा था। फिर मेरा काल बन के आता है कोविड। कोविड मार्च में लगा था आई थिंक, और एग्ज़ाम था मई में, 1-2 महीने पहले, और लॉकडाउन लग जाता है, घर जाना पड़ जाता है। जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, क्योंकि घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। बुक्स लेके बैठा रहता था बस, पर कभी पढ़ता नहीं था, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और कई बार तो ऐसा होता था कि रात को मैं रोता रहता था, भाई मेरे साइड में होता था और उसको पता ना चल जाए कि मैं रो रहा हूँ, तो मैं तकिए के नीचे मुँह दे के रोता रहता था। और ये सब मेरा नीट तक चलता ही रहा और मैं फिर रह जाता हूँ। इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। बुरे-बुरे ख़्याल आने लग गए थे, क्योंकि मेरे को पता भी लगता है कि मेरे साथ जो पढ़ते थे बच्चे, मेरे से कम मार्क्स बनते थे और जिनको ये मैं डाउट भी वग़ैरह भी लेता था, कुछ टॉपिक भी पढ़ाता था, तो उनका सिलेक्शन हो गया, फिर से मैं रह गया हूँ। तो गंदे-गंदे ख़्याल आने लगे थे, जैसे तू मर क्यों नहीं जाता? तेरा हो तो रहा है नहीं। फिर से मम्मी-पापा आते हैं और मेरे को समझाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो हमें पता है अब की बार पढ़ नहीं पाया क्योंकि तू घर था। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं ये मिस कर गया था, मैं अभी बताता हूँ कि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो पापा बोलते हैं मेरे को आके और बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि मतलब औरों का हो रहा है सिलेक्शन, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या कर दिया? तो मैं उस टाइम पे पापा को बोलना चाहता था कि मैं नहीं चाहता मेरा सिलेक्शन हो, मैं नहीं चाहता मैं डॉक्टर बनूँ। आप मैं पढ़ता नहीं क्या? आप मेरा कंपैरिज़न और बच्चों के साथ क्यों करना चाहते हो? तो ये सब मैं बोल नहीं पाया, पर मैं यहाँ पर सभी माता-पिता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो प्लीज़ ना करें। क्योंकि उनका अलग जीवन है और उनका अलग जीवन है। वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो अब कहानी आगे शुरू करते हैं। तो घरवाले देखने लग गए थे कि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लग गया हूँ। तो कहीं गलत कदम ना उठा ले, तो मम्मी-पापा आते हैं, फिर से मेरे को समझाते हैं, मेरे को हिम्मत देते हैं और बोलते हैं, "कोई ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा।" तो मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ और अब की बार प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, बड़ी डेडिकेशन से करता हूँ और पूरा साल अच्छा जाता है। और जो हमारी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब ना लगने का एक रिकॉर्ड सा बन गया था, वो भी टूट गया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की जॉब बीएसएफ में लग गई थी और यहाँ पर सब खुश थे। फिर पर यहाँ पर मेरी नादानी या मेरा बचपना था, मुझे नहीं पता। मैंने भाई को बीएसएफ से रिज़ाइन दिला दिया। मेरे बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे थे मेरे को। न्यूज़ वग़ैरह देखता था कि इधर वहाँ इतने फ़ौजी शहीद हो गए, उधर वहाँ इतने फ़ौजी शहीद हो गए। जिससे मैं चाहता था कि भाई ये जॉब ना करे, कोई और कर ले। मेरे को घरवालों को बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि घरवाले बोल रहे थे कि लोगों को जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है और तुम छोड़ रहे हो। तो उसी के साथ एक लिस्ट और लग जाती है सीआईएसएफ की, तो भाई का सिलेक्शन उसमें भी हो जाता है। तो अब मेरे लिए घरवालों को मनाना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि बीएसएफ से रिज़ाइन दिला दो और ये सीआईएसएफ में करवा दो। सीआईएसएफ फायरमैन था, क्योंकि दोनों फ़ौज की है जॉब, बट ये सीआईएसएफ फायरमैन है, वो बॉर्डर पे नहीं थी। तो घरवाले उस टाइम पर मान जाते हैं और भाई का रिज़ाइन दिलवा देता हूँ मैं। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि सीआईएसएफ की भर्ती में कुछ बच्चे फ्रॉड पकड़े गए, जिसकी वजह से भर्ती पे रोक लगा दी गई थी और थोड़े दिन बाद वो भर्ती रद्द कर दी गई और यहाँ पर मेरा सारा परिवार टूट गया। सब रोने लग रहे थे। मैंने पहली बार मेरी परिवार की आँखों में आँसू देखे मेरी वजह से, मेरी नादानी की वजह से, और साथ में ही कोविड की वजह से पापा के पास गाँव में पेशेंट आने कम हो गए थे, जिसकी वजह से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था।
तो पापा ने साथ में दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी, मीटर रीडिंग, यानी कि गाँव में घर-घर जाकर बिजली के बिल देना और वहाँ मीटर की रीडिंग लेके आना। मुश्किल से 1 मीटर की 2 से 3 रुपए मिलते थे और पापा पूरा दिन गर्मियों में सुबह 6 बजे जाते और शाम को 7-8 बजे वापस आते थे और पूरा दिन में मुश्किल से 100 से 150 मीटर कवर होते थे। और ये सब मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता था ये काम बहुत हार्ड है। गर्मियों में घर-घर जाना और घूमना। मैं कुछ नहीं कर सकता था चाहकर। अगर मैं पापा के साथ हेल्प करने के लिए साथ में चला भी जाता, तो मुझे पता है मैं पापा को ये जॉब भी छुड़वा देता, क्योंकि ये जॉब बहुत हार्ड थी। तो मैं नहीं गया क्योंकि अगर पापा जॉब छोड़ देते तो घर का खर्चा नहीं चलता। तो फिर मैं दोबारा पूरी डेडिकेशन से अपनी मेहनत स्टार्ट करता हूँ कि अब की बार तो मेरे को सिलेक्शन लेना है और मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। कुछ दिन रह जाते हैं नीट में। तो 2 दिन पहले की बात है, पापा-मम्मी को बहुत टेंशन होती है कि बच्चा हमारा बहुत पढ़ रहा है, पर इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पापा-मम्मी मेरे अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो मुझे किसी बाबा या देवी के पास लेके जाते हैं और मैं उस टाइम पे मना कर रहा था कि मेरे को मत लेके जाओ, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, मैं कर लूँगा। तो पापा-मम्मी नहीं चाहते थे कि अब की बार भी इसका सिलेक्शन रुके, तो मेरे को वहाँ लेके चले जाते हैं। और मैं वहाँ जाता हूँ, तो जो वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करने की बजाय, क्योंकि 1 दिन बचा था नीट के लिए, डिमोटिवेट कर दिया। क्योंकि पापा-मम्मी अंधविश्वास में थे, तो उन्होंने जो बोला उन पे विश्वास हो गया उनको। वो बोले मेरे को कि इसका सिलेक्शन 2 या 3 साल बाद होगा। तो उस टाइम पे मैं पूरा टूट चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किसको क्या बोलूँ? मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या बोला है, फ़र्क ये पड़ रहा था कि मम्मी-पापा ने क्या सुन लिया है। अब वो सोचेंगे कि हमारा लड़का हमें बेवकूफ़ बना रहा था, पढ़ नहीं रहा था। क्योंकि मम्मी-पापा ने कभी चेक करके नहीं देखा आगे कि ये पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। उनको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट था और मेरे दिमाग में यही चलता रहा, टेंशन थी पूरी और सबको पता है कि नीट से 1-2 दिन पहले अच्छा रिवीजन करना होता है। तो मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया और अब की बार भी पापा-मम्मी मेरे को यही आके बोलते हैं, "कोई ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा।" उससे पहले ही मैं घरवालों को बोल देता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे को अब की बार चुभती, क्योंकि हर बार घरवाले मेरे को आके बोलते, "कोई ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा।" तो अब की बार मैंने घर पे मना कर दिया कि मैं नीट नहीं दूँगा। मैं इस फ़ेज़ से निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ और कर लूँगा। सभी यही चाहते थे ना अपने घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पे हो, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने घरवालों को बोल दिया। घरवाले बोले, "जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले।" तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने लग जाता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, जैसे सीईटी गवर्नमेंट ग्रुप डी के, और 5-10 दिन मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो देखता हूँ कि मेरा मन नहीं करता कि मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मैंने नीट के लिए 80 से 90% कर रखा था और मैं यहाँ से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था कहीं मेरा यहाँ भी ना हो, क्योंकि यहाँ मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था और नीट में मैंने 80-90% अपना दे रखा था। पर मैं नीट वाले फ़ेज़ से निकलना चाहता था, तो मैं दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो मम्मी-पापा को बोलता हूँ मैं कुछ और कर लूँगा, जैसे कि वीएस, बीएमएस, बीडीएस। तो मम्मी-पापा बोलते हैं जो तेरा मन करे वो कर ले, और मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी वीएस को, और मैं वीएस की काउंसलिंग भर देता हूँ और वीएस की काउंसलिंग बिल्कुल लास्ट तक चलती है। तब तक नीट के फॉर्म निकल जाते हैं और डेट भी आ जाती है और साथ में ही मेरे को वीएस के कॉलेज अलॉट हो जाता है कि कॉलेज में जाना है और एडमिशन लेना है। साथ में ही नीट की डेट आ चुकी थी। 2 महीने बचे हुए थे नीट के लिए और मैं पूरा साल बिल्कुल बुक्स के टच में नहीं रहा था। जो आता था सब कुछ भूल गया था। फिर भी मेरा वीएस में लेने का एडमिशन नहीं होता है, मन नहीं करता है। तो पापा आके बोलते हैं, "तो क्या मन है?" तो मैंने पापा-मम्मी को बोला कि मेरे को वीएस नहीं करना। तो मम्मी-पापा बोलते हैं, "तेरे को जो करना कर, बस अपनी लाइफ़ मत बर्बाद कर लेना। चल कोई ना, तू ट्राई कर ले। 2 महीने बाद कुछ और कर लियो, 2 ही महीने की बात है, चल 2 महीने तू ट्राई कर ले।" और फिर से मैं हिसार चला जाता हूँ। वहाँ पे पीजी ले लेता हूँ और नीचे उसकी लाइब्रेरी थी, वो जॉइन कर लेता हूँ, ताकि मेरे जाने आने-जाने में टाइम वेस्ट ना हो। और अब की बार सोचता हूँ कि घर पे कॉल नहीं करूँगा, ताकि मेरे को कुछ पता लगे घर पे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वज़ह से मेरी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी आ जाए और मैं पढ़ ना पाऊँ। फिर से मैं अपनी किस्मत को दोष दूँ कि मेरा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं अब की बार बिल्कुल भी घर पे कॉल नहीं करूँगा और किसी भी यार दोस्त को नहीं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं।
क्योंकि मैं बार-बार सुन के बिल्कुल थक चुका था कि तुम्हारा फिर नहीं हुआ, तुम रह गए, तुम रह गए। इससे मैं फुल डिमोटिवेट होता था कि मैं रह गया हूँ फिर से और औरों का हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, किसी को कुछ बताने लग गया, किसी को कुछ बताने लग गया। किसी को सच नहीं बताया कि मैं दोबारा से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और कोई यार दोस्त मेरे को दिख भी जाता तो मैं छुप जाता था, ताकि उसको पता ना लगे कि मैं फिर से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं आ तो गया था हिसार, पर मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही महीने थे। क्योंकि 2 महीने मेरे को सिलेबस भी करना था, क्योंकि बच्चे हैं ना, पूरा-पूरा साल लगे रहते हैं, उनसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और मैं 2 महीने में कैसे कर लेता। पर मैंने सोचा मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को लास्ट मौका मिला है, तो मैं इसको बनाऊँगा। तो मैंने 1 महीना अपना फुल सिलेबस कंप्लीट किया। मैंने अपने पिछले 3 ड्रॉप से एक्सपीरियंस लिया कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना। वहाँ पर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस किया मैंने जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और 1 महीने में मैंने मेरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया। बचा 1 महीना, उसमें क्या किया मैंने, तो मेरे को पता था कि लास्ट के 1 महीने में फाइनल टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होती है कोचिंग्स में। तो मैंने वहीं की कोई लोकल कोचिंग में फाइनल टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जैसे टेस्ट आते थे, तो मैं टेस्ट देता था सिलेबस के हिसाब से, और फिर मॉक टेस्ट भी होते थे, और साथ ही मैंने खुद से अपना 1 महीना हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाया, जिससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी और मुझे फ़ील आ रही थी कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर दिक्कत यही आती है कि मैं सोच रहा था अब की बार सब कुछ सही कैसे जा रहा है? कभी तो गया नहीं, क्योंकि मैं हर बार किस्मत को दोष देता था ना, और मैं कॉल करता हूँ घर पे, कॉल पिकअप नहीं होता। कभी मैं भाई के पास करता हूँ, कभी मम्मी-पापा के पास करता हूँ, पर किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। बहुत बार मैं ट्राई करता हूँ, भाई के पास, मम्मी-पापा के पास, बट मेरा कॉल कोई नहीं उठा रहा था। मैं लगा रहा पूरा दिन, और एक टाइम भाई ने कॉल मेरी पिकअप कर ली, और भाई उस टाइम पे रो रहा था और ऐसे बोल रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैंने उस टाइम उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हो गया ऐसा? तू रो क्यों रहा है? बात बताएगा मेरे को? भाई ने मेरे को कुछ नहीं बताया और फ़ोन काट दिया। फिर मैं मम्मी-पापा के पास कॉल करता हूँ, तो मम्मी-पापा भी रो रहे थे, और ये दूसरा सेकंड टाइम था कि मैं मम्मी-पापा, भाई को रोते हुए देख रहा था, और यहाँ पर मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, फैमिली प्रॉब्लम थी हमारी, और यहाँ पे मैं पूरा टूट चुका था, टेंशन में हो गया था, क्योंकि अगले ही दिन नीट था। जहाँ पर मेरे को मोटिवेट होना चाहिए, मैं वहाँ पे डिमोटिवेट हो रहा था। एक बार अच्छे से रिवीजन करना चाहिए था, मैं कर नहीं पा रहा था। जहाँ मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी थी, उसके साइड में एक पार्क था, मैं वहाँ पे जाके बैठा, दोपहर थी, बड़ी कड़ी गर्मी पड़ रही थी, और मैं कॉल पे बात कर रहा था मम्मी-पापा के साथ, और मम्मी-पापा भी रो रहे थे और मैं भी रो रहा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ, भाई के पास जाऊँ या मम्मी-पापा के पास जाऊँ, और मैं पूरा दिन इसी में निकाल देता हूँ, रोने में, और पूरी रात भी रोने में निकल जाती है। सुबह उठता हूँ तो मेरा सर फटने को हो रखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? और उस बात का सॉल्यूशन अगले दिन जाके हुआ जिस दिन नीट था, और मम्मी-पापा को मैंने कॉल किया कि आप सेंटर पे आ जाओ। तो मम्मी-पापा सेंटर पे आ जाते हैं और मैं आशीर्वाद लेके अपना एग्ज़ाम देने अंदर चला जाता हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मेरे को वहाँ पे जो बेंच था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला, अनकम्फ़र्टेबल था। तो मैंने वहाँ के स्टाफ़ को भी बोला, "ये बेंच नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप चेंज कर दो।" तो और कोई बेंच नहीं था, तो स्टाफ़ ने मेरे को उधर ही बैठने को बोल दिया, और मेरे से अच्छे से बैठा नहीं जा रहा था उस पे। फिर भी कोई ना, मैं उस बेंच पे बैठ के अपना एग्ज़ाम देने लग जाता हूँ। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई भी पॉज़िटिव या नेगेटिव फ़ीलिंग नहीं आ रही थी कि ये एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। मैं बस देता जा रहा था, क्वेश्चन सोल्व करता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। और अब की बार क्या था कि बायो लेंथी आई थी, तो बायो में थोड़ा टाइम लग गया था और फिज़िक्स में कम टाइम लगा था। तो मेरे को यूँ लगा कि कहीं फिज़िक्स के मैंने क्वेश्चन गलत तो ना कर दिए। तो मैंने कई क्वेश्चन फिज़िक्स के 2-2 बार सोल्व करे, और लास्ट तक आते-आते ओएमआर फ़ील करते वक़्त भी
मेरे 2 फिज़िक्स के, 2 केमिस्ट्री के सर्कल रॉन्ग फिल हो गए। भैया मैं फुल टेंशन में आ गया कि अब की बार भी रह जाएगा तो। क्या पता यही सर्कल जो रॉन्ग फिल किए इन्हीं की वजह से रह जाए। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन सर्कल को फाड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसके वजह से तेरा रिज़ल्ट भी रुक सकता है। फिर मैं एग्ज़ाम दे के बाहर आ जाता हूँ। मम्मी-पापा मेरे से पूछते हैं कि कैसा हुआ? तो मैंने मम्मी-पापा को बोला मुझे नहीं पता मेरा कैसा हुआ। क्योंकि सच में नहीं पता था मेरे को कैसा हुआ है, क्योंकि कोई फीलिंग नहीं आ रही थी कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। फिर मम्मी-पापा ने बोला कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। नाउ आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बार-बार है असफल हो जाते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप लगे रहो, किस्मत को दोष मत दो। अप अपना मोटिवेशन खुद से लो या अपने मम्मी-पापा से लो। तुम्हें अपने घर के हालात पता है कि कैसे हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारे घर के हालात कैसे होंगे। तो आप सभी अपने खुद से, अपने घरवालों से मोटिवेशन लो और घरवालों की सुनो। तो आपको कहीं भी हार नहीं माननी है, बस मेहनत करते रहना है, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।